इस सत्र के आखिरी वक्ता की तरफ बढ़ते हैं। इमोशनल हीलिंग इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन परब जी। डॉक्टर सचिन परब एक MBBS डॉक्टर हैं जो क्लिनिकल रिसर्च में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन टोबैको अवेयरनेस के, जो 180 देशों में कार्य करती है। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें पुरस्कृत किया है। आदर्श डॉक्टर अवार्ड, रोटरी सर्विस अवार्ड जैसे अनेकों पुरस्कार उन्हें हासिल हुए हैं। साथ ही साथ वो एक ऑथर हैं मोटिवेशनल बुक ब्लेसिंग ऑफ प्रॉब्लम्स के। आइए आज जानते हैं उनके विचार आज के इस विषय पर। डॉक्टर सचिन परब जी। इमोशनल हीलिंग को समझने के पहले इमोशनल वुंड और फिजिकल वुंड, उसमें क्या अंतर है या सिमिलैरिटी है वो हमको देखना होगा। जैसे एक शारीरिक जख्म होता है, कट हो जाता है, फिर हम उसको बाम लगाते हैं या मलहम लगाते हैं और फिर उसमें इन्फेक्शन नहीं हो इसलिए उसको रेस्ट देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं, तब वो जख्म धीरे धीरे भरने लगता है। ऐसे ही जैसे इमोशनल वुंड होते हैं, तो इमोशनल वुंड में भी यही बात होती है। जब कोई घटना हमारे जीवन में होती है, अभी ये घटना किसी व्यक्ति के द्वारा आती है या परिस्थिति आती है, तब हमारे अंदर भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि तुमने मेरे दिल को तोड़ा। अभी दिल को तोड़ा कोई फिजिकली नहीं तोड़ा, कुछ ऐसे शब्द बोले जिसके वजह से दिल के ऊपर जख्म हुआ। अभी ये जो जख्म है या इमोशनल वुंड्स है, इसको खरोचना नहीं चाहिए। जैसे फिजिकल वुंड होता है, उसको अगर हम स्क्रैच करते तो हील नहीं होता है। ऐसे इन इमोशनल वुंड्स को बार बार याद करके या दूसरों को सुना के उसको खरोचते रहते तो वो भरेगा नहीं। उसको रेस्ट की जरूरत है और उसको हील होने देना चाहिए। ऑफ कोर्स टाइम इज द बेस्ट हीलर, लेकिन उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं। इमोशंस को कई लोग निगेटिव समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इमोशंस हमारे लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म है। हमारे अंदर ये प्रोग्राम है, नेचर ने दिया हुआ है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, तो उस परिस्थिति की वजह से हमारे अंदर कुछ भावनाएं उमड़ती है। तो ये जो इमोशंस है ये 6 सेकंड्स के लिए रहते हैं और फिर वो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इमोशंस जब आते हैं तो वो जैसे कि गुस्से का इमोशन है या दुख का इमोशन है या उदासी का इमोशंस है। ऐसे प्राइमरी 6 इमोशन है और फिर उसके सेकेंडरी बहुत सारे इमोशंस है। तो ये इमोशंस फीलिंग के रूप में ब्रेन के लेवल पे अंडरस्टैंड किए जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, या ब्रेन उसका अर्थ निकालता है। क्या अर्थ निकालता है? 2 अर्थ निकालता है। एक, या तो परिस्थिति तनावपूर्ण है, या हम इसको कहते हैं कि परिस्थिति थ्रेट है, मेरे लिए खतरा है, तो मैं या तो भागूंगा तो डर का इमोशंस, या सामना करूंगा एंगर का इमोशंस, या परिस्थिति अवसर है, खुशी का इमोशंस पैदा होता है और वो रहता है। इमोशंस जैसे कि शब्द बताते हैं, दे आर एनर्जी इन मोशन। तो वो एनर्जी से आते हैं, स्पीड में आते हैं। इसको हिंदी में आवेग कहा गया। आवेग में वेग है, माना स्पीड है। अभी गलती क्या होती है कई लोगों को, जब अनप्लेजेंट इमोशंस आते हैं, जो इमोशंस हमको तकलीफ देते हैं, तो कुछ लोग इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बजाय सप्रेस कर देते हैं, दबाते हैं। अब ये दबाना कॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियसली भी होता है। अनकॉन्शियसली रिप्रेशन कहते हैं, कॉन्शियसली दबाना बोलते हैं। तो ये अंदर जाके हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और ये भारी करता है। कैसे? समझो अभी कोरोना काल चालू है। कोरोना में बहुत लोगों ने अपने नजदीक के रिश्तेदारों को खोया है। तो जब किसी का लव्ड वन हम खोते हैं तो वो जो दुख आता है, तो दुख में रोने का दिल करता है।
अगर रोने के बजाय उस इमोशंस को दबाया गया तो रोना एक प्रकार का सेफ्टी वॉल है। इमोशंस आ रहे हैं और मेरा रोने का दिल कर रहा है और मैंने उसको दबाया तो वो अंदर भारीपन पैदा करता है। रोने से बहुत लोग हल्का अनुभव करते हैं स्ट्रेस के बाद जो रोते हैं, क्योंकि इसमें देखा गया कि आंखों से जो आंसू निकलते हैं टीयर्स, उसमें ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स रहते हैं जो हमारे दर्द को कम करते हैं और परिस्थिति को हम अडाप्ट कर पाते हैं। इसलिए रोना थेरापेटिक है अगर तनाव के बाद हम रोते हैं तो। लेकिन इसको नहीं किया तो एक प्रकार का ये हम कहते हैं कि सेफ्टी वाल है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है, तो रोना एक प्रकार का आपको हल्कापन देता है। लेकिन अगर नहीं रोए और दबा के रखा तो वो अंदर ब्लॉक बन जाता है। अभी ये तो एक एग्जाम्पल लिया समझने के लिए। दिन भर में हर व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी परिस्थिति हर बार नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी बातें दिन भर में आती रहती है। अब इन छोटी छोटी बातों के वक्त मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा गुस्से का। किसी ने कुछ आपको कहा जो कि सच नहीं है, या किसी ने आपका इंसल्ट किया, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिससे आपका ईगो हर्ट हुआ, आपकी सेल्फ इमेज को धक्का लगा और आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी राइज हो गई, गुस्सा आया और आपने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। तो इमोशंस आए, परिस्थिति को थ्रेट अनुभव किया, फाइट मोड में गए और वो एनर्जी बाहर आ गई, एक्सप्रेस किया। बट कैसे एक्सप्रेस किया? इनएप्रोप्रिएट वे से, जिससे कि रिलेशनशिप खराब हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो दबाना भी ठीक नहीं है और इनएप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस करना, ये दोनों गलत है। तो ये दोनों इमोशनल वुंड्स पैदा करते हैं। अभी एक हाथ दूसरी घटना से नहीं होता है, ऐसा अगर लगातार कई समय तक चलता है तो अंदर वो बिल्डअप होने लगता है, जमा होने लगता है और फिर कुछ समय के बाद हमको बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। फिर वो बीमारी चिंता की बीमारी हो सकती है, उदासी या डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक ही विचार बार बार आता है, रोकने की कोशिश करते फिर भी रुकता नहीं है। ये सब मानसिक बीमारियां, या आपका परफॉर्मेंस एट द वर्क प्लेस अफेक्टेड होता है, रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट आता है, या फिर शारीरिक बीमारियां भी आ सकती हैं। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तब ये सब हिस्ट्री में आता है कि आपको कौन सा स्ट्रेस आता है। सपोज एंग्री पर्सन आया, एंगर इज वेरी कॉमनेस्ट इमोशन विच कैन बी इंडिपेंडेंट और पार्ट ऑफ डिसीज। एक बीमारी का हिस्सा भी गुस्सा होता है। साइकोटिक डिसीज में एंगर एक बीमारी का हिस्सा होता है। तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता चलता है कि परिस्थिति आती है, उस समय ये व्यक्ति क्या करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि मेल्स जो होते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तो वो गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव होते हैं। फीमेल रिलेटिवली कमज़ोर होती है फिजिकली और वो अटैक नहीं कर सकती है, इसलिए वो रोती है। तो ये डोमिनेंट हो गए, हालांकि कुछ केसेस में अपोजिट भी दिख सकता है। हैविंग सेड दिस, कहने का भाव ये है कि परिस्थिति के वक्त हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। अभी इमोशनल हीलिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट बात इमोशनल हीलिंग में, ये शब्द याद में रखना चाहिए, एक्ट। एक्ट में 3 शब्द है, अक्षर है ACT, और ये तीनों राजयोग मेडिटेशन में आते हैं। साइकोलॉजिस्ट या थेरापेटिक काउंसलर्स या साइकोथेरापिस्ट इसको यूज करते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन में समाया हुआ है जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया है। तो ए का क्या अर्थ है? तो ए माना अवेयरनेस एंड एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहली स्टेज कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उमड़ती है, आती है या है, पास लगेज भी है, तो उसको एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज करना चाहिए। कई लोग डिनायल मोड में होते हैं, वो स्वीकार नहीं करते, दिखाते नहीं कि उनके अंदर है। जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जैसे बीमारी को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज नहीं होगा। बीमारी छिपाएंगे तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है।
तो एक्नॉलेज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस आई हैव दिस वुंड्स, और उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ये मैजिक ऑफ मेडिटेशन है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो राजयोग ध्यान सिखाया जाता है उसमें हम सोल कॉन्शियस होते हैं। माना उसका फर्स्ट स्टेप है कि स्वयं को शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा महसूस करना। मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली हूँ, यहाँ पर दो आंखों के बीच में निवास करती हूँ। तो शरीर को हम साक्षी होके देखने लगते हैं और हमारा ध्यान यहाँ चला जाता है। सी इमोशंस आर नॉट बैड। इमोशंस हम ऐसे कहते हैं कि दे आर गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर्स। इमोशंस को रेगुलेट करना चाहिए और एप्रोप्रिएट वे में, सही तरीके में एक्सप्रेस करना चाहिए। इमोशनल हीलिंग तब पॉसिबल है। एरिस्टोटल का फेमस कोट आप सबने सुना होगा, एनीवन कैन गेट एंग्री बट टू गेट एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम in the right way and for the right reason is not easy। तो सबसे इम्पोर्टेंट है राइट वे, माना तरीका एक्सप्रेस करने का। जैसे हमने देखा कई लोग अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या तो गलत तरीके से व्यक्त करते हैं या दबाते हैं। तो हमको ये सीखना चाहिए कि कैसे इसको व्यक्त करें। वहां पर दूसरा सी आता है, वो है सी फॉर कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेट करना चाहिए। माना ये एनर्जी जो आ रही है स्पीड में, मोशन में, वेग के साथ, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। सिर्फ एक्सप्रेस करने का हमारा तरीका हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को बार बार गुस्सा आता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को सहन नहीं होता है, मेरे से कोई बात सहन नहीं होता है, मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। तो ये बिलीफ पैटर्न्स उनके अंदर होते हैं। उनको क्या करना चाहिए कि उनके शरीर में वो हमेशा फाइट मोड में रहते हैं, तो एड्रेनालिन बहुत जमा रहता है। ये लोग अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करें, स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज, तो वो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो सी फॉर कम्युनिकेशन एंड चैनलाइजिंग दिस एनर्जी ऑफ इमोशंस। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जर्नलिंग करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बहुत लोगों को मैंने ये एक्सरसाइज दिया कि जब भी गुस्सा आए आप होल्ड ऑन करो और अपने आप से बात करो कि मैं गुस्सा करूंगा जरूर, लेकिन आज नहीं, कल करूंगा। बाय द टाइम टुमारो कम्स दे हैव चेंज। या कई लोगों को लिखने को कहता हूँ कि जब आपको गुस्सा आता है, ऑफिस में बैठे हैं and you are about to explode or say something inappropriate which can damage your position and relationships, तब उनको लिखने को कहता, और वो कहता वो लिख के आप ड्रॉअर में रखो और उसके 1 घंटे बाद पढ़ो। तब उनको आश्चर्य लगता है कि क्या क्या विचार ऐसे समय आते हैं। अगर वो उन्होंने कह दिया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। हम सब जानते हैं महाभारत 2 शब्दों की वजह से हुआ है ना, अंधे की औलाद अंधे। ये जो द्रौपदी के शब्द है, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए एप्रोप्रिएट वे में व्यक्त करना, इसको हम कहते हैं एसर्ट करना अपनी बात को। जब भी आप डिस्टर्ब हो, अभी कॉर्पोरेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रेशर होता है, कंपटीशन होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स होते हैं। तो आजकल तो ऐसा मैंने देखा है, मैंने अभी उसको भी काफी समय हो गए कि उनको कार्ड्स दिए गए, मूड्स कार्ड, ये अभी आपका मूड कौन सा है वो कार्ड सामने रखो, तो सामने वाला प्रिपेयर होके आता है। वैसे भी हम बॉस को मिलने जाते हैं तो पहले बाहर सेक्रेटरी से पूछते बॉस का मूड कैसा है। माना हमको पता है अगर मूड खराब है तो हमारा काम नहीं होगा, तो वो कार्ड डिस्प्ले किया जाता है। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। कई बार कई लोग अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो कार्ड डिस्प्ले करते हैं। तो जर्नलिंग एक अच्छा तरीका है लिखने का, डेली डायरी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि परिस्थिति में मैं क्या करता हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैटर्न आपको पता चलना चाहिए कि जब भी इमोशनल स्ट्रेस आता है, फिर वो उदासी, अकेलापन हो, चिंता हो या गुस्सा हो, आपका पैटर्न का मतलब ये है कि कौन सी परिस्थिति, कौन सा ट्रिगर, कौन से व्यक्ति के साथ, और उस समय मेरे विचार और भावनाएं क्या रहते हैं। ये मेरा पैटर्न मुझे पता चला
तो मुझे इसको कंट्रोल करना इजी है। तो कम्युनिकेट इन अ हेल्दी वे। थर्ड टी एक्ट में का है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म और जिसको हम कहते हैं गोइंग बियॉन्ड। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन में दो शब्द है, ट्रांस और फॉर्म। ट्रांस माना बियॉन्ड, फॉर्म माना ये शरीर का भाग या पोस्ट पोजिशन का भाग। इसके परे हम जाते हैं और स्वयं को एक चैतन्य शक्ति, आत्मा, ईश्वर की संतान अनुभव करते हैं। तो ACT, अवेयरनेस, कम्युनिकेट एंड ट्रांसफॉर्म, ये तीनों स्टेप्स राजयोग मेडिटेशन में आते हैं। राजयोग मेडिटेशन इस समय पूरे विश्व में सिखाया जाता है, लाखों लोग इसका अभ्यास करते हैं। ये एविडेंस बेस्ड मेडिटेशन है। और मैंने देखा है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम बैठते हैं तो पहले अवेयर हो जाते हैं कि मैं कौन, शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है, प्रेम है। तो ये संकल्प मैं देता हूँ। फिर मैं अपनी भावनाओं को परमात्मा के साथ जोड़ता हूँ। I connect and talk to Almighty Authority. This is communication and channelizing my energy. So C for communicate with Almighty. जो भी मेरे दिल की बात है सब मैं परमात्मा से बात करता हूँ और अपने आप को इन भावनाओं से हल्का करता हूँ। देखो कोई आपको सुन रहा है, ये भावनाएं भी बहुत सुख देने वाली। और जब मैं बॉडी से अलग होने का अनुभव करता हूँ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ, मेरे को एक फ्लो आना चालू होता है। परमात्मा जो शांति का सागर है, उससे शांति के प्रकंपन मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। और मेरा यह अनुभव है, ऐसे ही हजारों लोगों का अनुभव है कि जैसे ये लाइट मेरे अंदर आने लगती है तो कहीं एक अच्छा अंदर से कंफर्ट या हीलिंग का अनुभव होता है, एक रिलीज का अनुभव होता है और साइलेंस का अनुभव होता है। और ये अगर हम नियमित रूप से करें तो जो हमारे अंदर जख्म भरे हुए हैं वो हील हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात इमोशनल हीलिंग में ज़रूरी है। अब सबने सुना होगा, गालिब का फेमस शेर है कि गालिब ने ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। यस, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत सारा अभी डेटा आ रहा है कि फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग। कई लोगों को हम कहते हैं कि छोड़ दो, पर वो छोड़ नहीं पाते। तो उसके लिए युक्ति है, हम उनको चित्र देते हैं कि समझो आपने हाथ में गरम कोयला पकड़ के रखा है। अब ये गरम कोयला जो पकड़ के रखा है वो आपको क्या फायदा दे रहा है? क्योंकि ये सब इमोशंस परिस्थिति में जो भी आपके साथ हुआ, इनजस्टिस या धोखा या जो भी हुआ है, जिसको आपने अंदर पकड़ के रखा है, इसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी की भी गलती हो, आपकी हो या किसी और की, इसको आप ज़्यादा देर पकड़ के मत रखो। जब ये रियलाइज होता है कि मैं इन बातों को अपने मन के अंदर पकड़ के रखा हूँ और इसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है, जिस दिन ये रियलाइज होता है उस दिन छोड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो फॉरगिवनेस इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलती किया, नहीं, मुझे शांति चाहिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि दूसरों का कर्म हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो। हर एक को अपने कर्म का फल मिलेगा, लेकिन मुझे उससे तकलीफ नहीं, मैंने उसको पकड़ना छोड़ दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। कई बार हम दूसरों को फॉरगिव करते, खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। कई लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है, तो खुद को भी माफ कर देना चाहिए। उसके लिए क्या युक्ति है? तो मैं इसमें बोलता हूँ कि ओम पावर, हम सब मनुष्य आत्माओं की ओम पावर होती है। ओम में 3 अंग्रेजी शब्द है, AUM। A फॉर अवेयरनेस, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड M फॉर माइट। हम सब की समय समय पर अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट, ये जो शक्ति है बदलते रहती है। उस समय जब ये घटना हुई तब सामने वाली व्यक्ति और मेरी जो भी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, माइट थी, जो परिस्थिति थी, उस अनुसार हमने कर्म किया। अभी हमारी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और माइट बदल गई है। अगर हम उसकी जगह पर जाके वो फील करते तो वो व्यक्ति उस समय बराबर होता है। तो आज इन बातों को पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं। मैंने ऐसे बहुत देखे, 10 साल 20 साल तक पकड़ के रखते और उनको बहुत तकलीफ होते, अनकंफर्टेबल होते, कहते देखते ही गुस्सा आता है।
किसी को देखते ही गुस्सा आना माना क्या, बहुत समय से वो भरा पड़ा है और वो पकड़ के आपको ही तकलीफ हो रहा है, तो इसको लेट गो करना स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, यही आध्यात्मिकता है। तो यस, इमोशनल वुंड्स को हम हील कर सकते हैं। इमोशनल वुंड का हीलिंग इजी है, पॉसिबल है। ये 3 स्टेप्स को ध्यान में रखें। एक्ट, अवेयरनेस, उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अवेयरनेस। ये इतना पावरफुल है, मैंने देखा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, ओनली अवेयरनेस, क्योंकि हम सब अलग अलग लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर होते हैं। कई लोगों को केवल अवेयरनेस की जरूरत होती है। जैसे अवेयरनेस आ जाता है कि मैं अपने वुंड्स को क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, इमोशनल हीलिंग में और एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड इमोशंस। तो जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो स्वीकार करना और परिवर्तन करना बहुत इजी होता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारा जो इमोशनल इक्वेशन है उसमें जो निगेटिव इमोशन है उसका कारण है नॉन एक्सेप्टेंस, और पॉजिटिव इमोशन है उसका कारण है एक्सेप्टेंस। तो जब कोई भी बात हमारे जीवन में आती है, हम उसको स्वीकार करते हैं तो इमोशन पॉजिटिव रहते हैं। कैसे? समझो कोई बात हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई करता है या बोलता है, अगर मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकार करता हूँ, तो वो गुस्से का रूप लेते हैं। अगर मैं स्वीकार करता हूँ तो सहन शक्ति बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से आगे जा रहा है और मुझे सहन नहीं हो रहा है, वो बात मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जेलसी का नेगेटिव इमोशन पैदा होता है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ तो वही बात मेरे लिए इंस्पिरेशन बन जाते, प्रेरणा बन जाते। थिंक अबाउट इट। अगर कोई ऐसा शब्द बोलता है जिससे कि मैं अंदर से हर्ट हो जाता हूँ, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, तो हेट्रेड पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। और मैं उसको जब स्वीकार करता हूँ तो क्षमा भाव पैदा होता है। थिंक अबाउट दिस। अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता, जैसे कोरोना काल है, अगर इस अनिश्चितता को मैं अस्वीकार करता हूं तो डर की भावना पैदा होती है। अगर मैं इसको स्वीकार करता हूं तो एडवेंचर की भावना पैदा होती है। तो कोई भी इमोशन जब नॉन एक्सेप्ट करते हैं तो निगेटिव होता है परिस्थिति, और उसको स्वीकार करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल इमोशनल इक्वेशन, एक्सेप्टेंस। सो ए फॉर अवेयरनेस, सेकंड ए का मीनिंग है एक्नॉलेज करना, थर्ड है एक्सेप्ट करना, और फोर्थ ए है असर्ट करना। भावनाओं को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करना है एप्रोप्रिएट वे में, जिसको कहते हैं असर्ट करना। सी फॉर कम्युनिकेट करना, चैनलाइज करना अपनी एनर्जी। इसके लिए आप भगवान से बातें कर सकते हैं। यही राजयोग मेडिटेशन में हम करते हैं, भगवान से सच्चे दिल से सब बातें, कई तो लिख के देते हैं, बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में क्या क्या हुआ वो सब लिख के देके हल्कापन का अनुभव करते हैं। कम्युनिकेट एंड चैनलाइज योर एनर्जी। एंड थर्ड इज टी फॉर ट्रांसफॉर्म एंड टेकिंग responsibility of your thought, words and emotions। परिस्थिति कैसे भी हो उसके बाद सोचने वाली मैं आत्मा हूँ, है ना। I have to challenge my belief system if they are not helping me। मेरे अंदर कुछ ऐसी मान्यता है। कई लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि वो नेगेटिव इमोशंस को जन्म देते कि I should be perfect at all the time, I should not make mistake। ये जो शुड थिंकिंग है, ये शुड थिंकिंग भी नेगेटिव इमोशंस को जन्म दे सकती है। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो सीबीटी में जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ये पैटर्न्स के बारे में व्यक्ति को बताते हैं, और हेल्दी पैटर्न्स या अच्छा सोचने के तरीका या रियलिस्टिक थिंकिंग के तरीके बताते हैं, तो जिससे कि वुंड्स हील होते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो इमोशनल वुंड्स के बारे में या इमोशनल हीलिंग के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क क्रमांक भ्रमण दूरध्वनि आपको दिया जाएगा। मेरी आपसे शुभ भावना, शुभ कामनाएं कि ये जो बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस, ये बहुत अच्छा टॉपिक इस समय ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग ने लिया है। मैं 13 साल से बिल्डिंग रेजिलियंस के ऊपर विहासा करके हमारा वर्कशॉप है, उसमें सेशंस ले रहा हूँ। बहुत अच्छा अनुभव है।
और किसी भी प्रकार का वुंड हो, कितना भी प्रकार का इमोशनल वुंड हो, वो हील हो सकता है, ये हमने देखा हुआ है। आप सबके लिए शुभकामनाएं कि इस कोरोना काल में आप सब ने बहुत अच्छी सेवा की है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस विश्व परिवर्तन के बहुत श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। मेडिकल विंग की तरफ से और मुंबई से डॉक्टर सचिन परब की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।